नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार पर हमलावर हुई आम आदमी पार्टी और मोदी सरकार की नीतियों को बताया तानाशाही व दमनकारी। सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम पर सौंप दिया पत्रक। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि केंद्र के इशारों पर हो रही एजेंसियों की कार्रवाई, जनता देगी बीजेपी को जवाब, सचिन पायलट ने बोला हमला। साथ ही साथ तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 5 राज्यों में कभी भी हो सकता है चुनाव, तारीखों का ऐलान और चुनाव आयोग की अहम बैठक होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों चौथी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली में फिर से प्रदर्शन की तैयारी में टीएमसी और इस बार ममता बनर्जी के नेतृत्व में होगा आंदोलन। और साथ ही साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी की चुनौती, संजय सिंह के खिलाफ देश के सामने पेश करें सबूत। जी हाँ दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार और इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखे जाएं। दोस्तों आम आदमी पार्टी इस वक्त जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर हमलावर है। मोदी सरकार की नीतियों को तानाशाही व दमनकारी बता रही है। और इतना ही नहीं, अब तो सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम पर पत्रक भी सौंप दिया है। जी हाँ दोस्तों, बलिया में आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी के विरुद्ध जिलाधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति को मोदी सरकार की तानाशाही तथा दमनकारी नीति के विरुद्ध मोदी सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर पत्रक सौंपा गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी के छापेमारी के विरुद्ध जिला महासचिव सर्वदमन कुमार ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा जिस तरह मोदी सरकार विपक्ष के मजबूत नेताओं पर ईडी और सीबीआई तथा इनकम टैक्स का प्रयोग कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस प्रकार राज्यसभा के सांसद संजय सिंह सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जिस तरह अडानी के भ्रष्टाचारों को उजागर कर रहे हैं, ये मोदी सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही है, क्योंकि ये सरकार अडानी की कृपा दृष्टि पर चल रही है। इसलिए जो भी अडानी के विरुद्ध बोलेगा उस पर तमाम एजेंसियों को छोड़ दिया जाएगा और फर्जी मामले बनाकर जेल में डालने का काम किया जाएगा। संजय सिंह के आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की, जबकि कुछ महीने पहले ही ईडी ने आधिकारिक रूप से संजय सिंह से माफी मांगी थी। लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाना भारत के चौथे स्तंभ मीडिया पर भी जिस प्रकार हमले हो रहे हैं, पत्रकारिता को कुचला जा रहा है, ये स्पष्ट करता है कि मोदी सरकार तानाशाह सरकार हो चुकी है और अपने विरुद्ध एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं है। और दोस्तों ये सारे के सारे आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी नेता सर्वदमन कुमार द्वारा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज भी कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र के इशारे पर हो रही एजेंसियों की कार्रवाई, जनता देगी बीजेपी को जवाब, सचिन पायलट ने बोल दिया हमला। जी दोस्तों, विभिन्न नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की जांच को लेकर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा है कि ईडी की कार्रवाई द्वेषतापूर्ण तरीके से विपक्षी नेताओं पर की जाती है। ये कार्रवाई केंद्र सरकार के इशारों पर हो रही है। पायलट ने आगे कहा कि जनता चुनाव में इसका फैसला कर देगी, जनता इसका जवाब देगी कि बीजेपी सही कर रही है या गलत कर रही है। पायलट ने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं के यहाँ ईडी के छापे और फिर गिरफ्तारी करना, ये सब जनता देख रही है। वहीं दोस्तों टोंक में गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार की विफलता किसी से छिपी नहीं है। राजस्थान में भी भाजपा पूरी तरह से विफल है। राजस्थान के लोगों को पता नहीं है कि प्रदेश में भाजपा का नेता कौन है, विधानसभा चुनाव में कौन टिकट देगा, कौन अन्य फैसले करेगा। पायलट ने आगे कहा कि राज्य की जनता इस बार पुरानी परंपरा खत्म करेगी और प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हर 5 साल में सरकार बदलने की राजस्थान की पुरानी परंपरा बदलने वाली है और ये जनता का मूड देखकर ही पता चलता है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फिर से राजस्थान में बन जाएगी कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस सरकार पलट जाने की जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ देगी और एक नई परिपाटी का शुरुआत कर देगी? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 5 राज्यों में कभी भी हो सकता है चुनावी तारीखों का ऐलान, चुनाव आयोग की है अहम बैठक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है। विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सुचारू रूप से चुनाव कराने के लिए पर्यवेक्षकों की एक बैठक बुला ली है।
चुनाव आयोग की पुलिस, सामान्य और व्यय पर्यवेक्षकों के साथ दिन भर चलने वाली बैठक का उद्देश्य चुनाव को लेकर रणनीति बनाना है। आयोग चुनावों को सुव्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित कराने के लिए ये कदम उठा रहा है। आदर्श संहिता प्रभावी ढंग से लागू हो और धन और बाहुबल चुनावों में हावी ना हो, इसके लिए आयोग तेजी से काम भी कर रहा है। आयोग अब तक राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव तैयारियों का जायजा ले चुका है और अब तेलंगाना की तैयारियों को देखा जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देना चाहिए? कमेंट में बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में फिर से प्रदर्शन की तैयारियों में टीएमसी और इस बार ममता बनर्जी के नेतृत्व में होगा बड़ा आंदोलन। जी हां दोस्तों, दिल्ली में टीएमसी ने एक बार फिर प्रदर्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वरिष्ठ टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक आंदोलन की योजना की घोषणा की है। उन्होंने बुधवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी नेताओं के साथ दुर्व्यवहार के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात करेगा और केंद्र द्वारा राज्य का बकाया रोके जाने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपेगा। वहीं दोस्तों, उन्होंने शहर लौटने के बाद हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और उसके मंत्री जमींदारों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बनर्जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चुनौती दे रहा हूं जो इन जांच एजेंसियों को नियंत्रित करते हैं। मैं भाजपा को चुनौती देता हूं कि वो केंद्र से बंगाल का राज्य भाग छीनने के लिए लोगों के आंदोलन को रोकने की कोशिश करे। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है वो ट्रेलर था, फिल्म होगी 2 महीने बाद उसे दिखाया जाएगा और बंगाल से 2 लाख से ज़्यादा लोग ममता बनर्जी के नेतृत्व में राजपथ पर मार्च करेंगे। बनर्जी ने आगे बताया कि हम राजभवन तक मार्च करेंगे और मनरेगा जॉब कार्ड धारकों के लगभग 50 लाख पत्र उन्हें सौंपेंगे क्योंकि वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं। हालांकि राज्यपाल का गुरुवार को उत्तर बंगाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने का अनुमान था। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी को आम आदमी पार्टी की चुनौती, संजय सिंह के खिलाफ देश के सामने सबूत करें पेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स और सीबीआई की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को बुधवार गिरफ्तारी हुई और इस कार्रवाई की विपक्षी दलों ने आलोचना की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने केंद्र की आलोचना की और बीजेपी को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित करने की चुनौती दी है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार की मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि पिछले 15 महीनों में ईडी और सीबीआई ने मामले की जांच के लिए 500 से ज्यादा अधिकारियों को तैनात किया है। संजय सिंह के परिवार से मिलकर गरजे अरविंद केजरीवाल बोले, पीएम मोदी हमारे देश के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि अधिकारियों ने हजारों संस्थाओं पर तलाशी ली लेकिन किसी भी भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला। आम आदमी पार्टी नेता ने आरोप लगाया कि वो अदालत में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए और उन्होंने मनीष सिसोदिया के कार्यालय और आवास पर छापा मारा और कुछ नहीं मिला। लेकिन बीजेपी को किसी सबूत की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार के किसी भी सबूत के बिना सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया और अब कहानी संजय सिंह के साथ दोहराई जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली शराब नीति मामला, कहीं केस 2 मिनट में न गिर जाए, जांच एजेंसी की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के मामले पर जांच एजेंसियों से कई गंभीर सवाल पूछे, जिससे केस के मजबूत होने पर संदेह पैदा हो गया है। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले और कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की हैं। वहीं अदालत एजेंसियों के कई जवाबों से संतुष्ट नहीं दिख रही है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि केस में अधिक दम नहीं लग रहा है, कहीं 2 मिनट में औंधे मुंह ना गिर जाएं। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि वो शराब नीति मामले में किसी भी दोषी पक्ष को न्याय के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि बुधवार को इसने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उन पर आरोपों से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा से रिश्वत में करोड़ों रुपए प्राप्त करने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया की ओर से बोलते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने में ईडी की दिलचस्पी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए सवालों से ही पैदा हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में 9 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी बैठक।
कई मुद्दों पर चर्चा के लिए एकजुट होंगे नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 9 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली है। सूत्रों ने बुधवार को जानकारी दी है कि इस बैठक में महिला आरक्षण अधिनियम से लेकर जाति जनगणना तक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात, जाति आधारित जनगणना और महिला आरक्षण कानून पर चर्चा होने की संभावना है। और इससे पहले कांग्रेस ने हैदराबाद में 2 दिवसीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की, जिसमें पार्टी नेताओं ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में स्पष्ट जनादेश प्राप्त करने के बारे में बातचीत की। बता दें कि इस साल के अंत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टी ने बैठक के दौरान संकल्प लिया कि हम कानून व्यवस्था, स्वतंत्रता, सामाजिक और आर्थिक न्याय, समानता और समता की उनकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। CWC की बैठक के बाद पार्टी ने तेलंगाना के लोगों के लिए 6 गारंटी की भी घोषणा कर दी है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार को सिक्किम और हिमाचल प्रदेश जैसी त्रासदियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए, खड़गे ने दिया ये बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को सिक्किम में तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ में कई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि स्थिति खतरनाक है और केंद्र सरकार को पारिस्थितिक रूप से नाजुक हिमालयी राज्यों से निपटने के लिए अपनी रणनीति को फिर से तैयार करना चाहिए। सिक्किम और हिमाचल प्रदेश जैसी त्रासदियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए ताकि इन राज्यों को अधिक टिकाऊ तरीके से खुद का पुनर्निर्माण करने के लिए पर्याप्त धन मिल सके। एक्स पूर्व ट्विटर पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा कि सिक्किम में स्थिति अनिश्चित है क्योंकि बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण कई लोगों की जान चली गई है और हमारे बहादुर सेना कर्मियों सहित कई लोग लापता हैं। हमारी संवेदनाएं सिक्किम के लोगों के साथ हैं जो इस संकटपूर्ण समय से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और लापता लोगों को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिनकी संख्या कथित तौर पर लगातार बढ़ रही है। खड़गे ने कहा है कि बुनियादी ढांचे को बहुत नुकसान हुआ है और केंद्र और राज्य सरकार को इस खूबसूरत राज्य के पुनर्निर्माण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। खड़गे, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता इस मानवीय संकट में हर संभव तरीके से मदद करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार को पारिस्थितिक रूप से नाजुक हिमालयी राज्यों से निपटने के लिए अपनी रणनीति को फिर से तैयार करना चाहिए और सिक्किम और हिमाचल प्रदेश जैसी त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए ताकि इन राज्यों को खुद को और अधिक टिकाऊ तरीके से पुनर्निर्माण करने के लिए पर्याप्त धन मिल सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवराज दे रहे विदाई के संकेत, विजयवर्गीय का बड़े रोल का दावा, MP बीजेपी में चल रहा है गजब का सीन। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम का ऐलान भी नहीं हुआ है कि सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सत्ताधारी भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते समेत दिग्गजों को भी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया है। लेकिन सीएम शिवराज की उम्मीदों को लेकर सस्पेंस है। सीएम शिवराज की उम्मीदों पर ही नहीं, अब तो बीजेपी के सत्ता में आने पर सरकार की तस्वीर क्या होगी, इसे लेकर भी सस्पेंस गहराता जा रहा है। दरअसल बीजेपी की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं उन्हें सीएम शिवराज के लिए शुभ नहीं माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सीएम शिवराज भी विदाई के संकेत दे रहे हैं। संकेत की सियासत के बीच अब कैलाश विजयवर्गीय का बयान आ गया है। इंदौर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि केवल विधायक बनने नहीं आया हूं, पार्टी बड़ी जवाबदेही देगी। जी हाँ दोस्तों, विजयवर्गीय के इस बयान से अटकलें लगने लगी है कि क्या बीजेपी नेतृत्व ने शिवराज को विदाई का सिग्नल दे दिया है। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि विजयवर्गीय जिस बड़ी जवाबदेही की बात कर रहे हैं, क्या वो मुख्यमंत्री की कुर्सी है या बस चुनाव लड़ने की अनिच्छा के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश। इसकी चर्चा से पहले ये जान लेना जरूरी है कि शिवराज विदाई के संकेत दे रहे थे और कैलाश विजयवर्गीय ने ये बड़ा बयान दे दिया। तो दोस्तों, इस बयान का मतलब तभी हो सकेगा जब मध्य प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन स्थिति कर्नाटक के सरीखे है और कर्नाटक में जिस प्रकार से नेता साथ छोड़ के जा रहे थे, भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पर लग रहा था और जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उन्होंने जमीनी स्तर पर मेहनत की थी और भारत जोड़ो यात्रा भी पहला उसका चरण निकाला गया था।
कहीं ना कहीं वही पूरा का पूरा पैटर्न मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी अपना रही है और भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का ऐलान कर दिया गया है। कार्यकर्ता भी खुश हैं, चाहे वो राजस्थान की बात हो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो। और कहीं ना कहीं जो ओपिनियन पोल शुरुआती आ रहे हैं उसमें भी बीजेपी के लिए लोग समर्थन अपना जता रहे हैं और उसमें भी शुरुआती अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस बार कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। तो दोस्तों, क्या शिवराज और विजय वर्गीय की ये दावे जो हैं वो हवाई साबित होंगे और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में जनता बना देगी? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प, कई हिरासत में। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय सिंह को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनके आवास पर ईडी ने छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि वरुण गांधी ने संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस निलंबन पर अदालती स्थगन का किया स्वागत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने अमेठी में संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस के निलंबन पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थगन की बृहस्पतिवार को प्रशंसा की तथा जिले के लोगों एवं अस्पताल कर्मियों को इस संघर्ष में जीत के लिए बधाई दी। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने इस अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी थी। सर्जरी के बाद 22 वर्षीय एक महिला की मौत हो जाने पर इस अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने हालांकि मामले में चल रही जांच को जारी रखने को कहा है। खंडपीठ ने राज्य सरकार से मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने को भी कहा है। और सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में वरुण गांधी ने कहा कि संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस निलंबन पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। मैं अमेठी की जनता और अस्पताल के सैकड़ों कर्मचारियों को उनकी इस संघर्षमयी विजय पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका अपना संजय गांधी अस्पताल वर्षों वर्षों तक जनसेवा को समर्पित रहे, ये मेरी आप सभी से शुभकामना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजय सिंह के घर पहुंचे शिवसेना नेता संजय राउत और कहा कि यह आपातकाल से भी ज्यादा भयंकर स्थिति है, सब के सब गिरफ्तार किए जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर विपक्ष भाजपा पर लगातार हमले बोल रहा है। वहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र के मुंबई में प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसी बीच शिवसेना सांसद संजय राउत गुरुवार दिल्ली में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के आवास पर पहुंचे। संजय राउत ने कहा कि ये लड़ाई देश की है, हम मानसिक रूप से तैयार हैं कि हम सबको गिरफ्तार किया ही जाएगा। वहीं दोस्तों, संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में उनके आवास पर छापेमारी के बाद शाम को गिरफ्तार किया था। शिवसेना नेता ने कहा कि यह आपातकाल से भी ज्यादा भयंकर स्थिति है। मैंने संजय सिंह के घर जाकर उनकी पत्नी और मां से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि हम सब उनके साथ हैं। उधर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि आंकड़ों को देखें तो पिछले 5-7 सालों में ईडी का जो तथाकथित एक्शन हुआ है वो 95% उन लोगों पर हुआ है जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। बकौल सचिन पायलट, जब चुनाव से ठीक पहले ऐसी कार्रवाई होती है तो कई सवाल उठते हैं कि आखिरकार मंशा क्या है, उद्देश्य क्या है। जो सत्ता से जुड़े लोग हैं उन पर कभी कोई जांच छापेमारी क्यों नहीं होती, उन्हें कोई नोटिस क्यों नहीं मिलता। तो दोस्तों, यहाँ पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं सचिन पायलट ने। और इसी बीच आम आदमी पार्टी नेता व दिल्ली की मंत्री आतिशी ने चुनौती देते हुए कहा है कि मैं बीजेपी, उनके प्रवक्ता और उनकी एजेंसियों को चुनौती देती हूं कि कोई भी प्रमाण रखें और बताएं कि 1 रुपया भी जो संजय सिंह के घर से मिला हो जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। आतिशी ने कहा कि वो बताएं कि उन्हें संजय सिंह के घर से कितने सोने के बिस्किट और कितनी नकदी मिली। उन्हें संजय सिंह के घर से कुछ भी नहीं मिला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश के पत्रकारों पर कार्रवाई, डर गई मोदी सरकार। पीसीसी प्रतिनिधि सह प्रवक्ता का बयान, कहा केंद्र सरकार निर्भीक पत्रकारों से भयभीत है। जी हाँ दोस्तों, बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता विजय कुमार मिट्ठू
गया पहुंचे और यहां उन्होंने मोदी सरकार पर वार किया। उन्होंने कहा कि देश में पत्रकारों पर कार्रवाई न कभी सुनी और न देखी। केंद्र की मोदी सरकार सवाल करने वाले पत्रकारों से भयभीत है। मोदी सरकार के इशारों पर दिल्ली पुलिस ने देश के निर्भीक, ईमानदार, स्वतंत्र पत्रकारों के घरों पर छापेमारी कर उनको हिरासत में लेने की घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। विजय कुमार मिट्टू ने कहा कि न्यूज़ क्लिक करने वाले पत्रकारों द्वारा मजदूरों और किसानों के मुद्दे पर किए गए कवरेज की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया है। ये घटना प्रेस आज़ादी को खत्म करने की कांग्रेस सरकार का सुनियोजित योजना है और किसी भी मीडिया संगठन से जुड़े सभी कर्मचारियों के घर छापा मारने, डराने, धमकाने की ऐसी कार्रवाई देश में इसके पहले कभी नहीं हुई है, न देखी है, न सुनी है। पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी सवाल पूछने वालों से घबराते हैं। पीएम मोदी डरे सहमे हुए हैं और खास तौर से उन लोगों से जो उनकी विफलताओं पर, उनकी नाकामियों पर सवाल पूछते हैं। विजय कुमार मिट्टू ने कहा कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 161 नंबर पर है। भाजपा सरकार सिर्फ उन मीडिया संगठनों और पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करती है जो सत्ता के सामने सच बोलने और लिखने और पढ़ने की हिम्मत करते हैं, लेकिन देश में नफरत और विभाजन भड़काने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात आती है तो बीजेपी सरकार को लकवा मार जाता है। भाजपा सरकार ने अपनी करीबी पूंजीपतियों को मीडिया संगठन पर कब्जा करने की छूट देकर मीडिया को अपने हितों पर भी करवाने वाले प्रवक्ताओं में तब्दील करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? क्या ये आरोप सही है या गलत? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।